2024 में मोदी जी इसलिए आ रहे हैं कि विपक्ष में कोई है नहीं। जब विपक्ष में कोई है ही नहीं तो वो जो दे रहे हैं नारा 370 और 400 के, वो कोई गलत। बीजेपी जब विपक्ष में थी इतना प्रोटेस्ट होता था, दिल्ली की निर्भया कांड का प्रोटेस्ट हुआ, अच्छी बात है, होना चाहिए क्योंकि देश की हेल्दी डेमोक्रेसी है, सरकारों का विरोध होना चाहिए। कभी किसी कांग्रेस के नेता ने प्रोटेस्ट करने वाले को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और दंगाई नहीं कहा। ये पहली बार है कि देश में जब भी तुम कोई प्रोटेस्ट करने बैठ जाओ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाओगे, तुम आतंकवादी बन जाओगे, तुम खालिस्तानी। मायावती ने घर किसको दिया था? अखिलेश यादव ने घर किसको दिया था? इंदिरा आवास योजना में घर किसको मिला था? उन लोगों को जिन पे घर था ही नहीं। ठीक है, घर उन लोगों को मिलना चाहिए जिन पे घर ना हो। घर बनाने का पैसा देना और घर देना दोनों दो। मोदी जी तुम्हारी बात सुनेंगे, कंडीशन अप्लाई, चुनाव नजदीक होना चाहिए। न ड्राइवरों के लिए कानून आया, रातों रात तुरंत आया, 2 दिन में वापस। वजह 24 का इलेक्शन नजदीक था। किसानों के लिए कानून आता है 1 साल पहले, 1 साल तक प्रोटेस्ट होते हैं, सर्दी गर्मी बरसात झेलते हैं, 600 700 800 किसान मर जाते हैं। मोदी जी को होश नहीं आता, लेकिन यूपी का इलेक्शन आता है, हरियाणा का इलेक्शन आता है, पंजाब का इलेक्शन आता है, मोदी जी कहते हैं कानून गलत थे, मुझसे गलती हुई, वापस लेता हूँ। कॉन्फिडेंस पूछ तो रहा हूँ, कहाँ से आया बताओ ना, कहाँ से आया इतना कॉन्फिडेंस? मोदी जी को आगे थोड़ा आगे जी। जब बच्चा बढ़िया से घर में पढ़ाई करता है ना, तो उसको उसके माँ बाप को भी गर्व होता है और उसको भी खुद गर्व होता है कि जो मैं पेपर दूंगा ना उसमें 100% आएगा। तो उसके पीछे रिजल्ट का दावा तब करता है जब घर में वो काम करता है, पढ़ाई करता है। तो मोदी जी ने जो 10 साल में काम करे हैं, पढ़ाई करे हैं, उसके ऊपर उनको पूरा कॉन्फिडेंस है, जो देश की जनता हमें पसंद कर रही है दोबारा, और फिर तिबारा भी पसंद देखिए देश की जनता पसंद करी मोदी जी को, वहाँ से कॉन्फिडेंस आया उनको। भाई अगर ऐसे भी आ रहा तो भी गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में कॉन्फिडेंस का कोई मतलब नहीं है भाई। बाकी सुनो, एग्जाम स्कूल का पेपर जो होता है, सुनो, स्कूल का जो पेपर होता है उसका पेपर सुनिश्चित होता है कि इतने सिलेबस में से आ रहा है। देश बहुत बड़ा है, देश व्यापक है, मोदी जी का सिलेबस जो है बहुत व्यापक है। भाई कॉन्फिडेंस नहीं जमता लोकतंत्र के अंदर। इसलिए मजबूत है कि 15 साल उन्होंने प्रचारक रहे और 15 साल प्रचारक रहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, और 15 साल छोटे मोटे कार्यकर्ता के रूप में घर घर काम किया। उन्होंने गरीबी देखा, गरीबी को कैसे अमीरी में बढ़ाया जाएगा, देश की दुख दर्द, जनता की मूलभूत सुविधाएं कहाँ क्या। चाय बेचा उन्होंने भी, जो देश की जनता को सबसे पहले उन्होंने, जो कांग्रेस कहीं गया नहीं था, गाँव में देखा कि गाँव की जो महिलाएं हैं वो किस तरह अपनी जीवन व्यतीत कर रही है, उसको क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले उन्होंने सिलेंडर दिया, जनधन योजना के तहत उन्होंने सबका अकाउंट खुलवाया। दूसरी बात सुन लो, जो आप सुनिए शौचालय दिया, जनधन योजना दिया और सिलेंडर दिया, क्या बोलेंगे? तो वही तो मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, कहते खाओ और फिर भागो। बस शौचालय दे दिया ना, खाओ और जाओ। ठीक, अब सुनो भाई, मैं बहुत बेसिक बात कह रहा हूँ। मैं एक बात बताओ, जब आदमी घर बनाता है, अगर घर का पैसा दिया तो घर का पैसा दिया तो शौचालय का अलग से क्यों दिया? एक बात, घर बनाता तो शौचालय भी बनाएगा ना घर में, एक बात। दूसरी बात, मैं ये गारंटी मैं बार बार कह रहा हूँ, घर ऐसे व्यक्ति आतंकवादी, अच्छा, घर ऐसे व्यक्ति को मिला है जिसपे ऑलरेडी घर था, चाहे टूटा था फूटा था। सुनो, एक आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक है। सुनो, नहीं सुनो, एक भी देश में एक भी किराएदार को घर नहीं मिला, मिलना चाहिए जिसपे घर ना हो। आवास योजना का फायदा दिल्ली के लाखों करोड़ों किराएदार हैं, उनको मिलना चाहिए। गाजियाबाद में किराया, एक भी किराएदार को घर नहीं मिला। 2.5 लाख मिलने की पहली शर्त है रजिस्ट्री आपके नाम होनी चाहिए। फ्लैट लेने पे 2.5 लाख की सब्सिडी है, वो उसको मिल रही है जिस पर रजिस्ट्री का अपने कागज हैं। रजिस्ट्री नहीं है तो फिर मैं नहीं मिलेगा। तो एक बात बताओ, जिस पर जमीन है उसको शायद है वो कभी ना कभी बना ही लेगा घर। भाई जो ऑलरेडी सड़क पर है, किराए पर रह रहा है, उसको घर देना मोदी जी। भाई मायावती ने घर किसको दिया था? अखिलेश यादव ने घर किसको दिया था? इंदिरा आवास योजना में घर किसको मिला था? उन लोगों को जिन पे घर था ही नहीं। ठीक है, घर उन लोगों को मिलना चाहिए जिन पे घर ना हो। घर बनाने का पैसा देना और घर देना दोनों दो बातें हैं। दूसरी बात, 2.5 लाख रुपए में 50,000 रुपए की करप्शन फिक्स थी, चाहे वह प्रधानी की तरफ से हुई है चाहे निगम पार्षद की तरफ से हुई है। इस बात की खबर पूरे देश की जनता है, उसको देना पड़ा है, क्योंकि पैसा पार्षदी के थ्रू आ रहा था या प्रधानी के थ्रू आ रहा था। रही बात शौचालय बनाने की, तो ये कहते हैं यूपी में 4 करोड़ शौचालय बनाए। ठीक है, तो इसमें है घोटाला, जो झूठ है, घोटाला भी है झूठ भी है। कैसे? यूपी की कुल आबादी है कितनी? 25 करोड़। ठीक, 4 करोड़ शौचालय बना दिए। एक घर में मिनिमम 5 का एवरेज है, 5 लोग रहते हैं, यानी सारे यूपी में तुमने पैसे दिए शौचालय के। किसी के पास शौचालय था ही नहीं यूपी के अंदर, तो ये तो हो गया, ये तो हो गया, तो ये तो हो गया झूठ। ठीक, अब दूसरी बात,
ये कह रहे हैं भाई डेमोक्रेटिक शासन पता है क्या होता है? इंदिरा गांधी ने एक डीएम का इस्तेमाल किया था अपने शासनकाल में, अपनी चुनावी कैंपेन में, और जो विपक्ष में लड़ रहा था वो हार गया था और वो चला गया था कोर्ट कि भाई इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से ने अपना इलेक्शन जीता है, वोटिंग कराई है। फिर क्या हुआ? इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी को मौजूदा पीएम को कहा था हाजिर हो, और ये देश के गौरव और इतिहास की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को भी कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। ये लोकतंत्र था। ऐसा लोकतंत्र चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री तक को अगर बुलाया जाए तो कोर्ट में हाजिर करना पड़े। सुनो, ठीक है, अब सुनो। उसके बाद क्या हुआ? प्रधानमंत्री आया और क्या किया? कोर्ट ने प्रभावित नहीं हुए, कोर्ट ने फैसला नहीं दिया इंदिरा गांधी के पक्ष में कि तुम प्रधानमंत्री हो, तुम्हारी तनख्वाह हमारी जेब से आती है। कोर्ट ने वो फैसला दिया जो नैतिक था। इंदिरा गांधी ने गलत किया था, साबित हुआ और कुर्सी गई। वो अलग बात है कि इंदिरा गांधी ने बाद में उसको पलट दिया, लोकतंत्र की हत्या करी और देश में इमरजेंसी लागू करी। क्या आज मोदी जी को कोई कोर्ट बुला सकती है? राफेल घोटाला हुआ, बताओ मोदी जी कितनी तारीख पे गए? इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, मोदी जी को कितने समन हुए? कौन व्यक्ति मोदी जी के खिलाफ मुकदमा कर सकता है? इंदिरा गांधी से ज्यादा मजबूत नेता नहीं है नरेंद्र मोदी, लेकिन बावजूद इसके लोकतंत्र की स्थिति ये थी कि कोर्ट ने बुलाया और चले आए। मोदी जी को बुलाए कोर्ट और चले आए, ठीक है। ये मोदी की, ये है देश की डेमोक्रेसी की स्थिति, ठीक है। तो लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है, देश का जनतंत्र खतरे में है, ठीक। अगर कोई व्यक्ति संसद में ऐसा दावा ठोक रहा है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं 370 के बाद आऊंगा, तो सोचने का विषय राहुल गांधी के लिए नहीं, इस देश की जनता के लिए। चुनौती इस देश के लोकतंत्र को है, चुनौती इस देश की जनता को है। समझना भी देश की जनता को है कि ऐसे निरंकुश शासक को हटाना है या वापस जिताना है। देश खतरे में था या नहीं है, ये तो कांग्रेस के टाइम में लोग देखा है। सुनो, अभी कहे हो ना अपना देश खतरे में अगर होता, देश खतरे में होता तो अब नहीं है, क्योंकि पहले हर जगह लिखे होते थे, कहीं बैठने से पहले लिखा होता, सीट को देख लीजिए, आए दिन बम फटते थे, आए दिन आतंकवादी घटना होती थी। आज 10 साल के अंदर एक भी घटना हुई है मोदी जी के? ये कह रहे हैं आज के 10 साल में एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई है, क्या बोलेंगे इस पे मोदी जी के राज में? 10 साल में पुलवामा जो हुआ था वो आतंकवादी घटना नहीं थी? पुलवामा आतंकवादी घटना थी कि नहीं थी? एक बात। और दूसरी बात, ठीक है, मतलब अब तुम क्या चाहते हो, आतंकवादी घटना घटे यहाँ पर? भाई नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है और होनी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, बीजेपी के सांसद साध्वी प्रज्ञा का नाम था, ठीक है, देश के वो 26/11 का कांड हुआ था, याद है तुम्हें? मुंबई में, और उसमें हेमंत करकरे, ठीक, और तुम्हारा विजय सालिस्कर, ये 2 सिपाही थे। मैंने लाइव उनकी डेथ देखी थी टीवी के ऊपर कि बेचारे गए और तुरंत उनकी बॉडी बाहर आ गई। बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा, जो कि एमपी से सांसद है, उसने गाली दी थी कि कौन भड़वा हेमंत करकरे, ठीक, उसको गाली दी थी मरने के उपरांत, ठीक। एक शहीद को बीजेपी ने क्या एक्शन ले लिया? तुम कह रहे हो आतंकवादी घटना। बीजेपी जब विपक्ष में थी इतना प्रोटेस्ट होता था, दिल्ली की निर्भया कांड का प्रोटेस्ट हुआ, अच्छी बात है, होना चाहिए, क्योंकि देश की हेल्दी डेमोक्रेसी है, सरकारों का विरोध होना चाहिए। कभी किसी कांग्रेस के नेता ने प्रोटेस्ट करने वाले को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और दंगाई नहीं कहा। ये पहली बार है कि देश में जब भी तुम कोई प्रोटेस्ट करने बैठ जाओ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाओगे, तुम आतंकवादी बन जाओगे, तुम खालिस्तानी बन जाओगे। सरकार सुनना कहाँ चाहती है? इसी को तो तानाशाही कहते हैं, इसी को कहते हैं देश खतरे में। मोदी जी तुम्हारी बात सुनेंगे, कंडीशन अप्लाई, चुनाव नजदीक होना चाहिए। न ड्राइवरों के लिए कानून आया, रातों रात तुरंत आया, 2 दिन में वापस। वजह 24 का इलेक्शन नजदीक था। किसानों के लिए कानून आता है 1 साल पहले, 1 साल तक प्रोटेस्ट होते हैं, सर्दी गर्मी बरसात झेलते हैं, 600 700 800 किसान मर जाते हैं, मोदी जी को होश नहीं आता। लेकिन यूपी का इलेक्शन आता है, हरियाणा का इलेक्शन आता है, पंजाब का इलेक्शन आता है, मोदी जी कहते हैं कानून गलत थे, मुझसे गलती हुई, वापस लेता हूं। मतलब देश में इलेक्शन तय करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, और इलेक्शन जीतना तय करेगा कि कौन नेता सही है कौन नेता गलत है। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो इलेक्शन जीत जाए चाहे हार जाए। कानून और डेमोक्रेसी के बात तो भाजपा करे तो ठीक भी है, कांग्रेस को शोभा नहीं देती। डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र की बात कांग्रेस को शोभा नहीं देती, क्योंकि जिसके इन्होंने करे ना, ये धरना पर बैठते हैं तो उसको आतंकवादी बता देता। तो मैं पूछता हूं, जो कांग्रेस के धरना पर बैठे थे सिंधु बॉर्डर पे, तो सरकार ने कई बार भेजा जो आके आप हमसे बात कीजिए, लेकिन वहां से ना आकर के और लाल किले पर में खालिस्तान के झंडा फहरा दिया। क्या ये डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी है?
ले लो, डेमोक्रेसी है ये। लाल किले पे पहली बात तो निशान साहिब का झंडा था, खालिस्तान का झंडा नहीं था। पहली बात क्लियर कर लो। निशान साहिब सरदारों का पवित्र चिन्ह होता है, वो झंडा था, एक बात। दूसरी बात ये, धरना किसके खिलाफ था? सरकार के खिलाफ था। भाई नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री थे, कितनी बार उनसे फैसले हुए और वो क्या कहते थे? क्या हुआ? उन्होंने कोई समाधान निकाला? जो मांगे वो मांग रहे थे वो पूरी करी। जो कानून, जिस कानून की वो बात कर रहे थे वापस लेने की, वो वापस लिए। समाधान क्या है? या तो उसका सब्स्टिट्यूट दो या वो कानून रद्द करो, दो ही बातें। सब्स्टिट्यूट सरकार दे नहीं पाई और उसको बंद किया नहीं। मीटिंग 10-11 बार होगी तो जनता किसी भी तरीके से तो अपना प्रदर्शन जाहिर करेगी। भाई दिल्ली में कहा कि तुम 26 जनवरी में परेड नहीं लगा सकते, ठीक है, कर सकते नहीं कर सकते। तो एक बात बताओ, हाथरस जैसा कांड देखा था तुमने, हाथरस इतना जघन्य अपराध हुआ था, वहाँ के डीएम की इतनी हैसियत थी, इतनी औकात थी डीएम की सिर्फ, कि पूरे हाथरस के अंदर मीडिया घुसता रह गया, जयंत चौधरी घुसता रह गया, दुनिया भर की पब्लिक घुसती रह गई। राहुल गांधी दिल्ली से चला, यमुना एक्सप्रेस वे पर रोकता रह गया, लेकिन हाथरस के अंदर घुस ना सका। दिल्ली की पुलिस, केंद्र की पुलिस, अमित शाह की पुलिस इतनी कमजोर कैसी हो गई कि बॉर्डर से अंदर घुस गए और साजिश हो गई। भैया सब कुछ पॉलिटिक्स है, ठीक है, करवाने वाले भी नेता हैं। किसी की औकात नहीं है लाल किले पर झंडा फहरा देगा, चाहे सरकार कांग्रेस की क्यों ना होती, ठीक है। ये सुनियोजित था, पॉलिटिकल एजेंडा था, ठीक है। भाई लाल किले कोई बॉर्डर क्रॉस करके आ गया, जब हाथरस के अंदर एक परिंदा पर नहीं मार सकता था तो दिल्ली इतनी बड़ी है, इसमें परिंदा, दिल्ली की फोर्स हाथरस से कई गुना ज्यादा है और फिर भी चली गई। तो भाई साहब सरकार पॉलिटिक्स करती है, बदनाम किया देश के सरदारों को, किसान पुत्रों को, कि भाई ये तो उन पर टैग लगाने की कोशिश करी कि खालिस्तानी है, भाई देश विरोधी गतिविधियों में, जबकि इस देश का सबसे बड़ा सच्चा देशभक्त है, शीर्ष है, ठीक है, जिसका जो काम करता है देश का किसान और पंजाब का किसान। पंजाब से सबसे ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, डिफेंस सेक्टर में, हरियाणा से हैं, और सबसे ज़्यादा वही लोग थे प्रोटेस्ट में, और सरकार ने क्या सुना उनका? कुछ भी नहीं सुना। आखिरी सवाल करूँ, 24 में कौन आएगा? क्योंकि टाइम भी हो रहा है, आखिरी सवाल करूँ, 24 में कौन आ रहा है?